अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है और उस पे भी ज़रा बात करते हैं कि उनकी क्या लेगेसी है और जो दिन था 27 दिसंबर 2007 का, वो कैसा गुज़रा था और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के ऊपर, किस तरीके से हमारी सियासत जो है वो बदल गई है। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि बल्ला इज़ बैक और बल्ला वापस आ गया। और जो हम सोच रहे थे कि शायद मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी खबर है ये, पीटीआई के लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन अब इसमें साथ ही साथ ये भी है कि अब आइंदा क्या हो सकता है? यानी बल्ला तो अब वापस आ गया, लेकिन अब मज़ीद इसके ऊपर क्या-क्या साज़िशें हो सकती हैं, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। और फिर ये है कि जो इलेक्शन की जो कैंपेन है, वो अभी तक अब हम नज़र नहीं आ रही कि कोई इलेक्शनियरिंग जिसको कहते हैं, वो एज़ सच कोई सरगर्मियाँ, जलसे, कोई इस तरह के जुलूस, वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो क्या वजह है? और साथ ही साथ कई ऐसे सियासतदान हैं जो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आज एनिवर्सरी है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है और वो जो दिन था मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था और ज़ाहिर है कि आपके लिए भी होगा। तो कुछ आप, मेरा ख़्याल है कि कुछ कलमात ज़रूर कहना चाहेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। प्लीज़ गो अहेड। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जिक्र ना हो, तो हुँ, फिर पीपल्स पार्टी की बात मुकम्मल नहीं होती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है, वो अपने वालिद से भी 2 कदम ज़रा आगे थी अपनी फ़रासत के हवाले से हुँ, और अपनी हुँ, ज़हानत के हवाले से, और थोड़ा-सा वो प्रोग्रेसिव भी थी अपने वालिद साहब की सियासत के मुकाबले में। और जिस तरीके से बेनज़ीर को एलिमिनेट किया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और अपनी जिंदगी से, उनकी अपनी जिंदगी से, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बदतरीन दिन था। इसलिए कि जब मैं हमेशा से आपके सामने कहता हूं कि जब हम सियासत का मुकाबला ताकत के साथ या तशद्दुद के साथ या बंदूक के साथ करते हैं, तो उससे मसाइल हल नहीं होते। भट्टो साहब की फांसी से भी पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ था, बल्कि आज तक पाकिस्तान की जो सियासत है, वो भट्टो और भट्टो खानदान के दायरे के अंदर ही घूम रही है। और उसमें हुँ, बेनज़ीर भट्टो की जो शहादत है, उसने फिर मजीद उसके अंदर जो है ना एक शिद्दत पैदा की। और आज भी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हीं दो शोधा की बुनियाद के ऊपर एक सतह पर खड़ी है। अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की जो मर्डर्स होते हैं, उनका हाँ, कोई हल नहीं निकाला होते हैं जाता जी। कि ये कैसे हुआ, इसके क्या मोहरकात थे, क्या फैक्टर थे, क्या अवामिल थे, कौन लोग थे, इसमें दाखिली करैक्टर कौन थे, उसमें खारजी करैक्टर कौन थे, आलमी सतह पर कहाँ क्या चीजें प्लान हुई, ये बहुत सारे सवालात होते हैं जो हमें आज तक जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे के बारे में नहीं पता चल सका, कुछ फिर नहीं पता लियाकत लगा। अली खां के कत्ल के बारे में नहीं पता चल सका, बेनज़ीर भट्टो की शहादत के बारे में नहीं पता चल सका, इवन भट्टो साहब की जो फांसी थी उसके बारे में भी नहीं पता चल सका कि उसमें आलमी ताने बाने क्या थे और क्यों भट्टो हुँ, साहब को इस तरह से मंजर से हटाया गया। तो बेनज़ीर भट्टो की शहादत भी एक, जिसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान हुँ, की क्या रियासत के हुआ? ऊपर। और हुँ, उसमें पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार भी आया, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। और यकीनी तौर पर बेनज़ीर भट्टो जो है, जब ये अमेरिका के साथ कुछ मामला तय कर कर पाकिस्तान एंटर हुई थी और उसमें हाँ, जनरल मुशर्रफ भी शामिल थे, और उसके बाद का जो सिनेरियो हुआ, कुछ लोग उसको सिर्फ तालिबान के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं या महज पाकिस्तानी किरदारों के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। मैं तो बेनज़ीर भट्टो की शहादत को एक बड़े इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में भी देखता हूँ, और खास तौर ऐसे पे ही। जो बेनज़ीर भट्टो साहब के साथ, साहिबा के साथ जो मामला तय हुए थे आलमी हाँ, सतह पर, उसकी कहीं पासदारी जो है वो बेनज़ीर भट्टो साहिबा ने भी नहीं की और कहीं यहाँ पर हुँ, बैठे हुए करैक्टरों ने नहीं की। तो उसकी उसका नतीजा जो है उसका हमने उनकी शहादत के तौर पर ठीक देखा। और ये पाकिस्तान की सियासत पे बेनज़ीर भट्टो की जो शहादत है, ये अभी कई दिहाइयों तक आपको उसके अनमिट जो निशान है वो देखने आज को मिलेंगे। आज की जो पीपल्स पार्टी है, क्या आप समझते हैं कि वही पीपल्स पार्टी है जो बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी थी या भुट्टो की पार्टी थी, या उससे कुछ हट नहीं, चुकी भी देखिए, है बड़ा अपनी बड़ा मर्ज़ी फर्क आ से? गया। देखिए, जब भट्टो साहब ने सियासत शुरू की तो एक नजरियाती जंग थी, दाएं बाजू की और बाएं बाजू की। और भट्टो साहब उस वक्त जो है वो बाएं बाजू को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। फिर हुँ, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो आई तो उस वक्त जो है वो
दाएं बाजू और बाएं बाजू की जंग से बाहर निकलकर हम एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी सियासत का शिकार हो गए। और उसके बाद अब जो सियासत जरदारी साहब की है वो तो महज इक्तदार की है, और उन्होंने माशाल्लाह ऐसा ऐसा रंग भर दिया पीपल्स पार्टी के अंदर, कहां भुट्टो, कहां बेनजीर भुट्टो और कहां आसिफ अली जरदारी। वो कहता है ना कि ये गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, यानी अब उनका कोई मुकाबला नहीं है पीपल्स पार्टी की उस नजरियाती सियासत से जो भुट्टो साहब ने या बेनजीर भुट्टो ने जंग लड़ी थी। अब की जो पीपल्स पार्टी है वो इक्तदार परस्त एक टोला है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसकी मिली भगत के साथ मिलकर, और वो जो नारा लगता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, अब वो चारों सूबों की जंजीर जो है इंटीरियर सिंध तक महदूद होकर रह गई है। और अब उसका जरदारी साहब ने एक बात सीख ली है कि पाकिस्तान में ना तो कोई नजरियाती सियासत हो सकती है, ना कोई असूली सियासत हो सकती है, ना कोई फिक्री सियासत हो सकती है। पाकिस्तान में सिर्फ इक्तदार की सियासत हो सकती है, और उनको ये भी मालूम हो गया कि इक्तदार की सियासत के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो आज की पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी है जो भुट्टो और बेनजीर की लेगेसी थी, और अनफॉर्चुनेटली इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्रेन मिस कर दी है। ये जो बहुत से लोगों का ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जो है बेनजीर भुट्टो की लेगेसी को लेकर चलेंगे, वो अपने बाप के हाथों, जिसे कहते हैं ना कैद बंद है, और वो बेनजीर की लेगेसी को छोड़कर वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं। और आपने देखा कि उनके वालिद के बकौल कि जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है और उनका अपना बेटा है अभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, क्योंकि जब वो ताने बाने बनाने की कोशिश करते हैं तो जरदारी साहब उनको झड़क देते हैं और उनको कहते हैं कि बेटा असल रास्ता सियासत का वो पिंडी की तरफ जाता है, हमें सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी सियासत करनी है। हाँ, ये बात सही है और बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जैसी जो जमात है उससे इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना बड़ी अजीब बात है। अच्छा जी, ज़रा आ जाएँ बल्ले की तरफ। अब पिछले दिनों से काफ़ी हम बातचीत कर रहे थे बल्ले के हवाले से, तो अब फाइनली फिर हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, और उसमें उन्होंने बेसिकली जो नुकता लिया है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रेट है, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको उनके बुनियादी हक से महरूम रखने के मुतरादिफ होगा अगर बल्ला वापस ले लिया जाता है। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने बल्ला वापस दे दिया है। अब ये मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा डिसीजन है, और क्या अब जो पीटीआई है उसको आइंदा अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा मुख्तलिफ साजिशें तो मजीद भी होंगी ना, ये ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे रुक जाएंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बदनीयती पर मबनी था। इंतखाबात से चंद दिन पहले और इंतखाबी शेड्यूल के आने से चंद दिन पहले जब आप इस तरह का फैसला करेंगे तो उस फैसले की कोई अहमियत नहीं। फैसले की जब कोई अहमियत नहीं होगी तो आपने देखा कि बाकायदा एक परसेप्शन बिल्ड हो गया कि पीटीआई को एक साजिश के तहत इंतखाबी मैदान से बाहर निकाला जा रहा है। और आपने देखा कि उसमें इंतखाबी निजाम को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि ये चैलेंज किया गया कि जो इंतखाब कराने का तरीकाकार है वो गलत है, यानी इंतखाब को चैलेंज नहीं किया गया था। और ये सबको अंदाजा था कि जब ये आला अदालतों में जाएगा तो ये फैसला पिटेगा। अच्छा, अब हुआ तो यही है। अब बजाहिर तो अब देखिए पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया। कल एक दोस्त कह रहे थे कि जनाब ये पेशावर हाई कोर्ट से फैसले ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए बात यह है, वो लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला ले ले, वो सुप्रीम कोर्ट के से भी फैसला ले ले, वो सिंध हाई कोर्ट से भी फैसला ले ले। जिन लोगों ने इमरान खान की मुखालफत करनी है, जो भी फैसला इमरान खान की पार्टी के हक में आएगा, लोग यही कहेंगे जी ये लाडले का फैसला है, और लाडला इस वक्त अदालतों के ऊपर राज कर रहा है। हालांकि मैंने कहा कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तारीख में जितना लाडलापन शरीफ खानदान के साथ हुआ है अदालतों का, उसकी तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। अच्छा, अब मसला यह है कि ये फैसला आ गया है, अभी भी ये गेम खत्म नहीं हुई है। यानी अभी एक 3 रुकनी बेंच बनेगा, जो डिविजनल बेंच होगा वो वहां पे जाएगा, फैसला करेगा। 9 जनवरी तक तो एक रिलीफ मिल गया है, लेकिन 9 जनवरी के बाद भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें कोई एक और फैसला आ सकता है। फिर ये कि अकबर एस बाबर जो है वो उसको चैलेंज करने की बात दोबारा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पता नहीं इसको चैलेंज करती है नहीं करती है। मुझे लगता ही है कि अल्टीमेटली ये फैसला दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसमें भी कानूनी सुकम इतने ज्यादा है कि ये वहां ठहर नहीं सकेगा फैसला। अल्टीमेटली अगर अदालतों को ये फैसला करना होगा तो वो बल्ले का निशान देंगे, क्योंकि अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगाएगी कि उसने एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये निशान इनका मेंटेन रहे, लेकिन मुश्किलात इनको आखिर तक आएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब खबर यह है कि एक और राउंड हुआ है मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान से।
और एक राउंड चला है, उसमें कुछ लोगों ने उसमें अपना रोल प्ले किया है और उनको कहा है कि और उसमें गैर मुल्की सफीर भी शामिल है, ये भी कहा जा रहा है। और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब एक रास्ता निकालें, और सुना यह है कि इमरान खान ने उनको ये कहा है कि देखिए जो भी गुफ्तगू होगी अब इलेक्शन के बाद होगी, आप इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करें, और जिस तरीके से मेरी पार्टी को इंतखाबी प्रोसेस से रोका जा रहा है उसमें डायलॉग नहीं हो सकता, उसमें पहले डायलॉग के लिए माहौल पैदा करें और पूरी पार्टी को फ्री हैंड दें कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और जिस तरीके से कल आपने देखा कि जो स्क्रूटनी के कॉन्टेक्स्ट में लोगों को रोका गया, गिरफ्तार किया गया, उनके तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा, तो इसका मतलब है कि ये खेल जो चल रहा है ना सारा इस वक्त लड़ाई, इसमें दोनों तरफ से गेमें इन है। यानी एक तरफ आप दबाव डालेंगे और एक तरफ आप कुछ रिलीफ लेता हुआ नजर आएंगे ताकि कुछ गिव एंड टेक हो सके। अब इमरान खान की पार्टी को कल ऑक्सीजन तो मिला है बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर, लेकिन ये मुकम्मल ऑक्सीजन नहीं मिला। अभी तलवार जो है वो लटक रही है और वो आगे भी तलवार जो है वो लटके रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ना इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि पीटीआई के बारे में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट रखनी है और वो अनसर्टेनिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है। और मजाल है कि सिवाय पीपल्स पार्टी के अलावा जो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है वो पीटीआई के हक में ये बयान दे देते हैं कि जो उनको निशान मिलना चाहिए और उनके साथ ज्यादती हो रही है, बाकी किसी सियासी जमात को कोई मसला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और सब ये समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब निगरानों की जबान बोलते हैं, सब इलेक्शन कमीशन की जबान बोलते हैं, सब इंतजामिया की जबान बोलते हैं। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। और एक और मुगालता हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि जी ये सब कुछ 2018 में भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 2018 के अंदर भी मूवमेंट बहुत हुई थी, इंजीनियरिंग बहुत हुई थी, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग है इसकी मिसाल जरा कम मिलती है। 2018 के इंतखाबात की इंजीनियरिंग की शक्लें कुछ और थी और 2023 के सियासी इंजीनियरिंग की शक्लें एक और तरीके से है। इसलिए कागजात वगैरह छीनने के तो उस वक्त कोई वाकयात नहीं हुए थे। जी कोई ऐसे वाकयात नहीं हुए थे। और ये जिस तरीके से एक पॉपुलर पार्टी को आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर अपना खेल खेलना चाहते हैं, ये सब ने कहा है कि इससे कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन आप दाद दीजिए ना सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को और इस तरह के बहुत से साफियों को, सलीम साफी साहब को और अपना अंसार अब्बासी साहब को, जो कहते हैं कि जनाब जब तक 9 मई का फैसला नहीं हो जाता पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक जुर्म हुआ है और अभी उस जुर्म का फैसला नहीं हो पा रहा कि इसमें किसने क्या रोल प्ले किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि जनाब इनको तो इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए इलेक्शन में आने की, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताऊं 9 मई के अलावा भी जो कैरेक्टर इस वक्त पीटीआई का झंडा लेके खड़े हुए हैं उन सबको ही अताब का निशाना बनाया जा रहा है ना। इसलिए मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अभी पीटीआई की मुश्किल कम नहीं हुई है। अभी आप आने वाले दिनों में और देखेंगे अगर इमरान खान इसी तरीके से अगर इमरान खान इसी तरीके से खड़े रहे और कोई लचक का मुजाहरा ना किया जो अब तक उन्होंने नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जरा सख्ती और भी लाई जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को यह पता चल गया है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई अच्छे इंडिकेशन नहीं है। हम एक बहुत बड़े डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी महाजराई की तरफ जा रहे हैं, एक बहुत बड़े टकराव की तरफ जा रहे हैं और इंतखाबात हमारे लिए कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं बन पा रहा। ठीक है। अच्छा, ये 3-4 साहब का आपने जो जिक्र किया है, इनके साथ ही आपके दोस्त जो हैं जावेद चौधरी, उनका भी एक कॉलम जो है वो बड़ा आज वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये शादी हो लेने दें और ये शादी होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान क्या चीज़ है। ये अगर इलेक्शन हुआ फेयर एंड फ्री, वो कह रहे हैं कि ये फिर ये तबैयां फेर देगा, ये तो फांसियां दगाएगा लोगों को, वो तो कोसने दे रहे हैं इमरान खान को। देखिए एक पूरा परसेप्शन है जो पीएमएलएन ने डिजाइन किया है अपने जर्नलिस्टों के जरिए, और वो ये डिजाइन किया है कि आपने ये परसेप्शन बिल्ड करना है, ओपिनियन बिल्ड करना है कि इमरान खान जब आएगा तो वो एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी करेगा जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को बनाया जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट को वो किसी सूरत माफ नहीं करेगा। वो यहाँ पर कत्लो गारत करेगा, फांसियां लगाएगा और लोगों के साथ बदला लेगा। अच्छा, ये परसेप्शन इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि अगर कहीं एस्टैब्लिशमेंट में कोई 19-20 भी स्पेस पैदा हो कि हमें कोई मफाहमत का रास्ता निकालना है तो उनको डराया जाए। अच्छा, इमरान खान ये बात 3-4 दफा कह चुके हैं कि वो आगे आकर कोई किसी किस्म के बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं,
लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये डराया जा रहा है कि जनाब वो इमरान खान का आना जो है वो पाकिस्तानी रियासत के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुकसानदेह होगा। इससे कबल आपने देखा था कि अंसार अब्बासी ने लिखा था कि अगर आपने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी तो वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए भी खतरा हो जाएगा। यानी इससे ज्यादा शानदार अल्फाज कोई लिख सकता है जितने शानदार अल्फाज उन्होंने लिखे हैं। और जावेद चौधरी साहब ने जो लिखे हैं या इरफान सदीकी साहब का जो कॉलम है उसको भी देखें तो लगता यह है कि ये एक खास माइंडसेट है और एक जैसा नैरेटिव है जो मुख्तलिफ अल्फाजों के जरिए, मुख्तलिफ कहानियों के जरिए और मुख्तलिफ अंदाज के साथ लोगों में पेश किया जा रहा है कि इमरान खान का आना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर देगा या इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला बन जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा टकराव होगा और इमरान खान उसमें सब कुछ तबाह कर देगा। तो ये बिल्ड इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान के लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल ना निकले इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो अब हमने देखा है कि जो कागज़ात हैं वो तो नामज़दगी के आ गए हैं बीच में, मुख्तलिफ लोगों के दाखिल हो चुके हुए हैं। नवाज़ शरीफ के कागज़ात जो हैं वो अप्रूव भी हो चुके हैं, एक्सेप्ट भी हो चुके हुए हैं, जिनके ऊपर अभी तक नाअहली की तलवार लटक रही है। तो ये कैसे हो गया है? मतलब इमरान खान के आप नहीं होने दे रहे या इमरान खान के ऊपर आपकी इतनी पाबंदियाँ हैं और एक तरफ जो दूसरा शख्स है जिसके ऊपर अभी तक तलवार लटक रही है नाअहली की ताहियात और उसके एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये क्या मज़ाक है बात जी? बड़ा सादा सा सवाल है कसाना भाई। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है जब बाहर से वापस आए हैं लंदन तो एक खास डील के तहत आए थे ना। उनके रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी उसको खत्म करना, वो जो जिनके साथ डील हुई है ये उनका फरीजा था ना जी। उन्होंने वो सारे रास्ते में जितने भी कांटे हैं उनको निकाला है और निकाल रहे हैं और जो भी रुकावटें हैं वो उनकी दूर की जा रही हैं। उनको तो बाकायदा प्रोटोकॉल भी सरकारी किस्म का प्रोटोकॉल मिल जाता है जिस किस्म की पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो उनकी बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाता है, उनकी मीटिंगें दिखाता है। ये और किसी को तो फैज हासिल नहीं है इस वक्त जो फैज इस वक्त नवाज शरीफ साहब को हासिल है। तो नवाज शरीफ साहब की अगर आप मजमूई सियासत को देखें वो इसी तरह की है। कहीं वो लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, कहीं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करते हुए नजर आते हैं। तो अब अगर उनको सहूलतकारी मिल रही है तो ये मेरे और आपके लिए उचुंबे की बात तो नहीं होनी चाहिए, ये तो तयशुदा पॉलिसी है। इसी तरीके से अगर माजी में 2018 में नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते नहीं थे तो इमरान खान को किसी ना किसी शक्ल में सपोर्ट तो हासिल थी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की दुश्मनी में इमरान खान के लिए हमदर्दी का जज्बा रखती थी। और आज इमरान खान जो है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। उनको हर तरह से जिसे कहते हैं जिज किया जा रहा है, उनका रास्ता रोका जा रहा है। यही नुक्ता जो है आप पाकिस्तान की 75-77 साल की सियासी तारीख जो है जिसमें मार्शल भी रहे और नीम हकीम सियासी निजाम भी रहे, इसी नुक्ते के गिर्द घूमते हैं ना। कोई हीरो होता है, कोई जीरो होता है, किसी को दीवार से लगाया जाता है, किसी को बारात की दूल्हे की तरह ला के सजाया जाता है। इसी कहानी से तो हम नहीं निकल पा रहे ना। अगर हम इन चीजों से सबक सीखते और एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर गेम पॉलिटिक्स के जो नए रूल्स हैं उनको फॉलो करें जिसके तहत आप सबके लिए रास्ते निकालें, आजादाना बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, जमहूरी बुनियादों पर, आईनी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर, अखलाकी बुनियादों पर, तो फिर हमें ये रिफ्लेक्शन ना देखने पड़े। और ये जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का तो कोई भला नहीं हो रहा, बल्कि हमारी सियासत और जमहूरियत जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है। और ये जो परसेप्शन बिल्ड हो गया, जैसे भी आज आपने शुरू में पीपल्स पार्टी की बात की, अब सब सियासी जमातें जो है जो पाकिस्तान में सियासत करती हैं उनको एक बात समझ आ गई है कि अगर हमने यहाँ पे सियासत करनी है तो भाड़ में जाए सियासत और भाड़ में जाए जमहूरियत, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद में मिन्नत होकर सियासत करनी है। ये नुक्ता जो है जब तक ब्रेक नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर से और उसको जब तक रियलाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट को नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर बाकी प्लेयरों को नहीं होती। अभी देखिए ना, एक करारदाद पास हुई है अलामिया CPNE का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि जनाब सेंसरशिप और पाबंदियां इतनी ज्यादा हो गई हैं। वजह यह है कि आपके सेठों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय करके रखे हुए हैं, तो आपकी जर्नलिज्म तो पीछे चलेगी ना सर। अब जर्नलिज्म में जो कुछ हो रहा है उस पर आप मातम करें, क्योंकि आपके मुकाबले में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना आगे चला गया है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता गैर अहम होते जा रहे हैं, आपकी अहमियत कम होती जा रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकदमा बुनियादी तौर पे कमजोर हो रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और उसके मुकाबले में हम एक ऐसे निजाम की तरफ जा रहे हैं जहां जमहूरियत कम होगी और अगर कुछ होगा तो वो जमहूरियत के नाम पे पोछा पाछी होगी। असल ताकत का मरकज कहीं और होगा।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये जमहूरी कुव्वतों के लिए मैं समझता हूं कि उस पर कई सवालिया निशान है। अच्छा, ये भी एक सवालिया निशान है कि ये तो हम लिस्टें देख रहे हैं कि जिन लोगों ने कागजात अपने दाखिल करा दिए हैं, लेकिन सलमान भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। मसलन असफंद यार वली नहीं लड़ रहे हैं, जावेद हाशमी नहीं लड़ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं लड़ रहे हैं, असद उमर नहीं लड़ रहे हैं, हामिद नासिर चट्ठा नहीं लड़ रहे हैं, अली जैदी नहीं है, यूसुफ तालपुर नहीं है, असलम भुतानी साहब नहीं है, खुसरो बख्तियार नहीं है, मैं हैरान हूँ, मोहसिन दावड़ भी नहीं है। अच्छा, फिर खवातीन में देखें, शीरी मज़ारी साहबा नहीं है, आयशा गौस नहीं है, अंदलीब अब्बास नहीं है, इशरत अशरफ भी मेरा ख्याल है कि नहीं है शायद। तो ये क्या हो रहा है? ये कि इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत जो हैं, फ़खर इमाम साहब नहीं है, गौस बख्श साहब भी नहीं है। देखिए, तो उसकी 2-3 वजूहात है। इनमें एक तबका तो वो है जो सियासत से अब तायब होता जा रहा है। उनको लगता है कि पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है, इसमें बिला वजह अपने आप को पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी सरे फहरिस्त हैं। और वो ये कह चुके हैं कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये इंतखाबात एक और बड़ी तकसीम का सबब बनेंगे। तो एक वजह तो यह है कि लोगों को कुछ मायूसी हुई है पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के साथ। दूसरा इसमें तबका वो है जो 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ और उससे वो अपने आप को सियासी तौर पर लाताल्लुक कर चुके हैं। मसलन आप देखिए, फरूक हबीब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, वो आज मंजर से गायब हो गए। आपने देखा अली जैदी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, वो मंजर से गायब हो गए। आपने देखा इमरान इस्माइल ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, वो मंजर से गायब हो गए। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन किया और उसके बाद वो वहां से भी भाग गए। और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से रुपोश है, वो नजरबंदी से बचना चाहते हैं और बाहर निकल गए हैं और वो आगे आना नहीं चाह रहे। उनको पता है कि अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे तो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो वो इस तरह के लोग भी हैं जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जैसे अभी आपने आयशा गौस पाशा का नाम लिया, और कुछ और लोग हैं जिनको खवातीन के अंदर जो है रिजर्व सीटों के अंदर स्पेस ही नहीं मिल सकी और उनको इस दफा रखा नहीं गया। ये एक अलग कहानी है कि जो मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ ग्रुप है और हमजा शहबाज ग्रुप है, उसके मुकाबले में मरियम नवाज ग्रुप के लोगों को ज्यादा स्पेस मिली है और हमजा शहबाज की बहुत सी खवातीन जो है वो मखसूस नशिस्तों पर सीटें नहीं हासिल कर सकी हैं। उसमें यकीनी तौर पर मरियम नवाज का भी कमाल है। लेकिन मैं एक बुनियादी बात इसमें कहना चाह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है और इंतखाबी निज़ाम है, वो अपनी अफादियत और अपनी अहमियत खोता जा रहा है। और जिस किस्म का निज़ाम ये आपने बना दिया है कसाना साहब, इससे कोई सियासत की और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। ये ताकत का एक खेल है और इस ताकत के खेल का रिमोट कंट्रोल जो है वो सियासी कुव्वतों के पास, जमहूरी कुव्वतों के पास या वोटर के पास नहीं है। इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। ऐसे निज़ाम आप चला तो सकते हैं, लेकिन ऐसे निज़ामों की मदद से अगर आप समझते हैं कि रियासत के निज़ाम की कोई मजबूती हो सकती है, कोई तश्कील हो सकती है सियासी और जमहूरी तौर पर, माशी तौर पर, कानूनी तौर पर, तो मुझे लगता है कि ये तजर्बा गाह है और हम एक तजर्बा गाह में मजीद तजर्बे कर करके ना पाकिस्तान के रियासती निज़ाम को असूली तौर पर कमजोर करने के खेल के अंदर हिस्सेदार बन गए। अच्छा, एक आखिर में एक वीडियो में आपको उसकी ऑडियो सुनाता हूँ। ये ऑडियो है साबिक सदर प्रेसिडेंट जो थे हमारे परवेज मुशर्रफ साहब की। इसको जरा सुने, फिर मैं इसके ऊपर आपसे सवाल करता हूँ। PMLN वहाँ की 2 बड़ी पार्टीज है, दोनों को 3-3 नहीं 4-4 दफा देख लिया। अब उनको अगर आपने दोबारा वोट देकर उन्हीं से ज्वाइन करवाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, यही होगा जो मैंने बताया आपको। तो लिहाजा जरा अपनी वोट को संजीदगी और समझदारी से इस्तेमाल करें और तब्दीली लाए, इनको निकालें, क्योंकि ये पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब जो हैं, साबिक सदर हैं, साबिक चीफ हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं, और ये वो हैं जिन्होंने इनको भुगता हुआ है, जिन्होंने देखा हुआ है इनको। अच्छा, मुझे सिर्फ सवाल ये बनता है कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट थी एक ज़माने की, और एक एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसने इमरान खान को निकाला, और आज एक नई एस्टेब्लिशमेंट है। किस एस्टेब्लिशमेंट की बात हम माने? ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जो है ये 4-4 पार्टियां ले चुके हैं और पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं, अल्लाह ही हाफिज है, उन्होंने कह दिया। और अब ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ये उनको दोबारा ला रही है, किसको माने हम? बात ये है, वो जो बात अभी मैंने पहले की थी ना,
हम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारा रियासती क्राफ्ट है, एक बुनियादी गलती ये कर रहा है, और वो गलती ये करता है कि आप जब किसी को हीरो बनाते हैं तो उसमें ऐसे कलाबे मिलाते हैं कि सारे असूल जो है वो पीछे रह जाते हैं, और जब आप किसी को दुश्मन बनाते हैं तो उसमें भी सारे असूल जो है वो पीछे रह जाते हैं। यानी मसला ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट का भी तजाद देखें ना, एक ही वक्त में आपने नवाज शरीफ साहब को क्या कुछ बनाकर पेश किया था और आज आप क्या बनाकर पेश कर रहे हैं, या इमरान खान को आपने कैसे बनाकर दिखाने की कोशिश की और आज कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या बेनजीर भुट्टो को आपको याद होगा कि सिक्योरिटी रिस्क का खिताब भी दिया था, और वो जनरल हमीद गुल साहब ने तो इतराफ किया था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की जो हिब्बुल वतनी है उस पर डाउट करते हुए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील की थी और कहा था कि इनके ताने बाने भारत के साथ और एंटी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में रहे। हमने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एंटी पाकिस्तान के ताने बाने बनाए थे और उनका भारत के साथ एक नेक्सस जोड़ने की कोशिश की थी। सवाल ये है, ये जो हर अदवार के अंदर मुख्तलिफ अदवार में एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट फेसेस के साथ सामने आती है और डिफरेंट कैरेक्टर के साथ सामने आती है, वो भी तो अब पाकिस्तानी सियासत में बड़े बुरे तरीके से जिसे कहते हैं ना एक्सपोज हो गया है। और उसमें अब लगता यह है कि जैसे ये उस वक्त के सियासी जरूरत का खेल था। अगर जनरल मुशर्रफ ये बात कर रहे थे तो उसका मकसद ये था कि जनाब हमें बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ कबूल नहीं है, हमें कोई तीसरी बात को लाने की जरूरत है। फिर जिस वक्त आज आपने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ के अलावा चॉइस किया अगर हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है, या एक जमाने में आप बेनजीर का रास्ता रोकने के लिए बार बार नवाज शरीफ पर एतबार किया करते थे और वो आपके सबसे ज्यादा लाडले होते थे। फिर आपने माशाल्लाह मोहम्मद खान जनीजो का तजर्बा किया, जफरुल्लाह जमाली का तजर्बा किया, फिर वो आपने मोइन कुरैशी का तजर्बा किया, फिर आपने शौकत तरीन का तजर्बा किया, चौधरी शुजात का तजर्बा किया, फिर ये परवेज इलाही साहब को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का तजर्बा भी सामने आया। यानी अब आप देखिए ना कि मैंने वो कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सीखना पड़ेगा कि एक स्टेबल सिस्टम कैसे आगे बढ़ता है। स्टेबल सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ेगा जैसे हमारे हमसाये मुल्क में चल रहा है और बाकी मुल्कों के अंदर चल रहा है कि हर 5 साल के बाद लोग जो है वो ये तय कर लेते हैं कि उन्होंने किसको वोट देना है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी क़यादत का इंतखाब करते हैं। वो इंतखाब फिर अकाउंटेबल होती है लोगों के अंदर कि जब वो परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन अगर हमने लोगों की परफॉर्मेंस की बजाय, हुकूमतों की परफॉर्मेंस की बजाय वोटरों की ख्वाहिशात के बरक्स सियासी निजाम चलाना है तो फिर ये इसी तरह की खिचड़ी चलेगी ना जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और अब एक और बात मैं आपको बताऊं, अब ये वक्त है पाकिस्तान के अंदर जो नए सियासी निजाम की तरफ हमने अगर बढ़ना है, बेहतर निजाम की तरफ बढ़ना है, तो हमें अपने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के मामलात को भी जरा आउट ऑफ द बॉक्स दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें। ये हर 2 साल के बाद जो एक तजर्बा गाह के तौर पर एक नई लड़ाई देखने को मिलती है और उस लड़ाई के नतीजे में फिर एक नई सियासी मुहिम जोई और नया सियासी एडवेंचर देखने को मिलता है, इससे पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला। इससे आगे बात चलाएं, 5-5 साल की कंटिन्यूशन दें, सिस्टम को मजबूत बनाएं, मजबूत हुकूमतें लेके आए। ये जो हमने चारों सूबों के अंदर हुकूमतें बांटने का खेल शुरू किया हुआ है और मरकजी हुकूमत को लंगड़ा लूला बनाने का जो खेल शुरू किया हुआ है कमजोर हुकूमतों का, ये यकीनी तौर पे किसी को फायदा तो दे सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं है। पाकिस्तान को एक मजबूत सियासी निजाम चाहिए, पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत चाहिए और पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत के साथ साथ एक मजबूत सियासी निजाम भी दरकार है सियासी जमातों का। अब आप देखिए ना, ये औरतों की जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें आई हैं, उससे आपको अंदाजा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का ये सियासी निजाम कितना बदबूदार है। सारी की सारी जो है वो खानदानों के अंदर MPA MNA बुजरा के लोगों के अंदर टिकटें बांटती हैं अपनी अपनी बेगमात की। यानी ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी बेगम की भी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, भांजी की भी फिक्र पड़ी हुई है, और मरियम औरंगजेब जो है उनको अपनी माँ की भी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। किसी को किसी की माँ की फिक्र है, किसी को किसी भांजी की फिक्र है, किसी को किसी भाई की बीवी की फिक्र है। ये जो तजर्बा गाह है, इससे अब आप अपनी सियासी जमातें भी तो कुछ सीखे ना सर। ये सारा का सारा मलबा जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा। अभी एक और लड़ाई ये हो रही है कि जनाब जो पैराशूट के जरिए लोग सियासी जमातों में इब्नुल वक्त के तौर पे आते हैं, उनके लिए तो टिकटें होती हैं, और वो कारकुनान जो मार खाते हैं, कई कई साल तक आपके साथ खड़े होते हैं, उनको फिर जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, उनको टिकटें नहीं दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा पूरा सियासी निजाम जो है इस वक्त रिविजिटिंग का तकाजा करता है। रिविजिट बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अपना सलमान भाई, आपसे मुलाकात होगी और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।